नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश का चुनावी समर अब अपने पूरे शबाब पर है। बीजेपी समेत बाकी के सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोबारा सत्ता के स्थापित होने के इरादे से बीजेपी की तरफ से आज जन विश्वास यात्रा शुरू हुई, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी अपना पूरा जोर लगाया। मगर शंखनाद की शुरुआत उस खबर से जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में तड़का लगा दिया। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे के बाद अब अखिलेश यादव ने फोन टैपिंग का आरोप जोड़ दिया। राजनीति अब पहले से ज्यादा उत्तर प्रदेश में धारदार है। पांच साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स का पारा चढ़ा हुआ है। इनकम टैक्स के छापों पर छिड़ी लड़ाई है, बात बढ़कर फोन टैपिंग तक आई है और चुनावी जंग में आरोपों की नई कड़ी लाई है। करीबी आयकर विभाग की रडार पर आए तो अखिलेश यादव ने पूरी कार्रवाई पर जोरदार सवाल उठाए। चुनाव से पहले छापेमारी को साजिश बताया और अब फोन टैपिंग वाला मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार, और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त पे भी खुश करना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी हवा में फोन टैपिंग का मुद्दा खुला हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि डरी हुई है बीजेपी, इसलिए साजिशों का जाल बिछा रही है, वो डराने की कोशिश कर रही है। तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों का जवाब दिया, उल्टा समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर सवाल किया। उधर अखिलेश कह रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही आयकर विभाग के छापों का मकसद क्या है। चुनावी माहौल में बीजेपी की असल मंशा सबको पता है और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ED, CBI और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इन हमलों पर भी पलटवार किया। आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार से भी जोड़ दिया। IT के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। और
5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उस पे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। छापेमारी के बाद अब चुनावी लड़ाई आर पार पर आ गई है। शनिवार को आयकर विभाग ने अखिलेश के जिन करीबियों के घरों पर छापेमारी की थी, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय भी शामिल थे। करीब 15 घंटों तक आयकर विभाग के अफसर राजीव के घर पर दस्तावेज खंगालते रहे, मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क जब्त की। अब समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि इस कार्रवाई से आखिर आयकर विभाग को हासिल क्या हुआ। 15 घंटे के पूछताछ में उनको 17,000 रुपये मिले हैं जी। कुछ भी नहीं मिला है। मैं स्वागत करता हूँ मोदी जी, योगी जी, और भी भेजिए। मेरे नाम के सामने न आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, न है, न कभी आगे रहेगा। यूपी में जारी सियासत के बीच अखिलेश को साथ सिर्फ गठबंधन में शामिल दलों का ही नहीं मिला है, बल्कि फोन टैपिंग के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सरकार का ये तरीका ही है, ये जो विपक्ष के नेता हैं उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। साफ है कि चुनाव से पहले यूपी में जबरदस्त तकरार है, जिसे आयकर विभाग के छापों ने और फोन टैपिंग के आरोप ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मथुरा से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना पूरा दम लगा रखा है। मथुरा से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई विषयों पर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने बात की। झंडी दिखाइए। इस वक्त इस रथ पर खुद सवार हैं हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। स्वागत है सर। सर, ये जन विश्वास यात्रा लेकर के आप निकले हैं, पार्टी निकल रही है, अलग अलग 6 जगहों से निकली है। टॉप लीडरशिप जो है वो एक तरीके से आज उत्तर प्रदेश में है। कितना लगता है विश्वास करेगी जनता और किस तरह का विश्वास होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष के दौरान जो हुआ है देश के अंदर, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये प्रतीक बना। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.25 वर्ष के दौरान जो हुआ है वह हर एक व्यक्ति के लिए वह मुझे लगता है कि अभिनव भी है, आश्चर्यजनक भी है। हमने जो कहा सो करके दिखाया, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस जन विश्वास पर हर स्थिति में खरा उतरेगी और जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जी, आप मथुरा से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या काशी और अयोध्या के बाद लगता है कि मथुरा भी पार्टी के एजेंडे में है? और बड़ी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा यहां से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहां से मुझे कहेगी वहां से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं पहली बार यहां नहीं आया हूं, आज 19 दिसंबर और 19वीं बार मैं मथुरा में आया हूं और मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री जी, कल प्रधानमंत्री ने आपको उपयोगी कहा। योगी उत्तर प्रदेश को जोड़ करके उपयोगी, कुछ लोग अनुपयोगी शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, योगी तो उपयोगी ही होता है।
योगी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए उपयोगी बनाया, लेकिन माफिया, अपराधी, आतंकवादियों और पेशेवर तस्करों और भ्रष्टाचारियों के लिए उपयोगी रहे दल के लिए मैं अनुपयोगी जरूर हूं, क्योंकि जब किसी माफिया की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलता है तो कैसे स्वीकार करेगा? पेशेवर अपराधियों के खिलाफ जब सरकार की कार्रवाई चलती है, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसको कैसे भी लोग स्वीकार कर पाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है। लोक कल्याण का कार्य हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ इसे आगे बढ़ाया है। आस्था का सम्मान हो, मथुरा ब्रज तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण का हो, काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण के साथ साथ पूरा भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो, भव्य और दिव्य कुंभ का हो, उत्तर प्रदेश ने हर एक फील्ड में काम किया है और मुझे लगता है जन विश्वास यात्रा उसी का प्रतीक। एक सवाल मथुरा में योगी थे तो अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। जेपी नड्डा से चुनावी रणनीति पर बात की हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि अंबेडकर नगर से इस वक्त जेपी नड्डा की ये जन रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आशीर्वाद लेने के लिए जनता का भारी भीड़ के बीच धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ते हुए उनसे जानते हैं कि जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा। सर, जनता का आशीर्वाद कितना नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए? देखिए चित्रा जी, आप देख सकती हैं सामने जन सैलाब है। जो योगी जी ने काम किया है और जो मोदी जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिला है, उससे जनता खुश है। ज्यादातर चुनाव में लोग जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ जाते हैं, ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का है। लोग योगी जी को एक बार और मौका देना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश ने जो विकास की छलांग लगाई है वह और तेजी से आगे बढ़े। तो यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि विकास के दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सार्वजनिक रूप से काम हो रहा है। अब मैं आ जाती हूँ अखिलेश यादव के सवाल पर। वो भी रथ यात्रा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी के नेता उनके फोन टैप करते हैं और रात में सुनते हैं, और बीजेपी ये काम तब करती है जब वो हार रही होती है। देखिए, जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं, ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। आईटी रेड पे कहा है कि आईटी, सीबीआई, सारी एजेंसियां अब लग जाएंगे हमारे पीछे। ऐसा है कि जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने मन से कहा कि 15 आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया गया था अखिलेश सरकार की। जी बिल्कुल, और उसमें से 4 को फांसी हुई और बाकियों को आजीवन कारावास हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके के संबंध आतंकवादियों के साथ भी दिखते हैं। आपकी सभाओं में भी भारी भीड़ है, अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेता लगातार ये जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की भी भीड़ बढ़ती जा रही है। कल राहुल गांधी भी अमेठी में थे, वहां पर भी भीड़ थी। तो विरोधी दलों की ये भीड़ परेशान कर रही है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं करती है, हमें मालूम है उनके साथ कौन आने वाले हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नमूना है। ये मजबूत भारत की तस्वीर है। वह जाति पंथ से जुड़े हुए विषयों को ही आगे रखते हैं, इसलिए उनकी यात्रा वैसी होगी। आप लोगों ने लाल टोपी पर निशाना साधा, लाल रंग को उन्होंने अपना हथियार बना लिया है, और अब तो हनुमान जी के मंदिर भी जा रहे हैं वो दर्शन के लिए, और कह रहे हैं कि लाल रंग तो लाल चुनरी माता रानी का प्रतीक है। ये सब तो हम लोगों ने बाध्य किया, ये तो उनको अब सीख में आया, नहीं तो उन्होंने राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। ये उनका पार्टी का इतिहास है। उनको कब से धर्म और कब से ये पूजा पाठ याद आने लगी? अब तो क्योंकि भारत का वोटर जाग गया है और वो भारतीय संस्कृति के जुड़ाव में गर्व महसूस करता है, इसलिए मजबूरन
कोई चंदन लगा के घूम रहा है, कोई मंदिर के दर्शन कर रहा है। 20 साल में कभी देखा आपने कोई तस्वीर जिसमें अखिलेश जी किसी मंदिर में गए हों? तो बीजेपी के डर से कि हिंदू वोटर बीजेपी का डर नहीं, बीजेपी की बात को भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मान्यता दी है। राहुल गांधी ने अमेठी में हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर से आपको घेरा है और बताया है कि हिंदुत्ववादी गोडसेवादी हैं। हर जगह वो यही बता रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा चित्रा जी, उनकी जानकारी सीमित है। न वो हिंदुत्व जानते हैं, न वो हिंदुत्ववादी जानते हैं। वो क्या कहते हैं वो खुद ही समझ पाते हैं, दूसरा नहीं समझ पाता। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की राजनीति आपने देख ली। अब हम आपको पंजाब में मचे कोहराम की तरफ भी लिए चलते हैं। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के बाद हुई हत्या पर राजनीति गर्मा गई, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में लड़की हूं, लड़ सकती हूं शक्ति संवाद किया। प्रियंका से बात की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे मिलते हुए लोगों से लगातार महिलाओं को लेकर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ फोकस। प्रियंका, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ फोकस है। आप कह रहे धर्म और जाति से इतर राजनीति होनी चाहिए, पर राहुल बार बार हिंदू और हिंदुत्ववादी के जिक्र करते हैं। क्या दोनों मेल खाता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। एक्चुअली दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। हम दोनों यही कह रहे हैं कि देखिए, जब वो कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी के में जो फर्क बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म सिखाता है वो यही है कि सत्य के पथ पर चलें। ये लोग सत्य के पथ पर नहीं चल रहे हैं, रोज रोज झूठ बोलते हैं, रोज रोज लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, क्या कहा मैंने, कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, आगे बढ़ो। मैं कह रही हूँ कि जो विकास के मुद्दे हैं उसे उठवाओ। कैसे करोगे? अगर नेताओं को सत्य पर के पथ पर चलने पर मजबूर कराओगे तभी। सेम चीज है कि 21 साल की मैरिजेबल एज को लेके बवाल है कि आवारा हो जाएंगी लड़कियां, उम्र क्यों बढ़ा दी, इस तरह के बयान आए हैं सियासतदानों की लड़कियां आवारा चाहती हूँ। जब से हमने ये शुरू किया है ये नारा, तब से सारी पार्टियां कुछ ना कुछ घोषणा करना चाहती हैं और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि राजनीति में ऐसे ही परिवर्तन आएगा। अगर अब उनको मालूम है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो अब उनको घबराहट हो रही है कि महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करें। इसमें तमाम घोषणाएं हो रही हैं। एक तरह से अच्छा है कि राजनीति में महिला की शक्ति पहचानी जा रही है। वही मैं कह रही हूँ बार बार। घाटे की राजनीति आपको लगता है क्योंकि महिलाएं जीतती नहीं है? घाटे की राजनीति आपको लगता है? आप कैसे कह सकते हो? आप महिला हो, कैसे कह सकती हो महिला जीतती नहीं है? तुम संघर्ष नहीं करती हो क्या मौसमी? नहीं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं। संघर्ष करके आई हो ना? नहीं, सुनो ना, संघर्ष करके आई हो ना, ठीक है? संघर्ष हर स्टेप पे किया होगा तुमने संघर्ष। उसी तरह जो राजनीति में महिला आएगी, हर स्टेप पे करेगी। एक बार हारेगी, दूसरी बार जीतेगी, कोई बात नहीं। करने दो, आपको मौका करने दो मौका। इस देश की महिलाओं को जो मौका करेगा ना, वो खुद हारेगा। तो इस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दो टूक कहा, जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाए। जब महिलाएं राजनीति में आएंगी तो वो असल संदेश जनता को और उन लोगों को देंगी। प्रियंका गांधी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, रायबरेली, आज तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है और सिर्फ चारों तरफ चुनाव प्रचार। इस बीच कोरोना भी है, लेकिन उसकी किसी को फिक्र भी नहीं। पंजाब का अगर रुख करें तो वहां पर भी जबरदस्त संग्राम मचा हुआ है, कोहराम है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के बाद हुई हत्या पर अब राजनीति हो रही है। पक्ष विपक्ष अपने अपने हिसाब से चुनावी आरोप प्रत्यारोप पंजाब में भी कर रहे हैं, मगर इस राजनीति के बीच कपूरथला से भी एक खबर आई जिसने दहला कर रख दिया। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी को लेकर अभी तनाव कम ही नहीं हुआ था कि अब पंजाब के कपूरथला में भी बेअदबी के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई।
लोगों का आरोप है कि कपूरथला के निजामपुर में आरोपी ने गुरुद्वारे में निशान साहिब को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने उसे पीट कर मार डाला। हालांकि पुलिस कपूरथला के मामले को बेअदबी के बजाय चोरी से जुड़ा बता रही है। महाराज का स्वरूप ना कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई बेअदबी नहीं हुई किसी बुक दे नाल। हाँ, इन्हें तेल जिहड़ा सी उन्हां दा डोलिया होया सी, उन्हां दीयां जैकटां पाईयां होईयां सी। इन्हें जिद्दां इन्हां ने फड़िया उत्थों चोरी वाला ही सीन लग रहा सी। लेकिन मौके पर मौजूद लोग ये मानने को तैयार नहीं। इस घटना को भी बेअदबी से जोड़ रहे हैं। इन्हां नूं चोरी करन वास्ते दसो मैंने भी गुरु घर ही नजर आउंदे आ, इन्हां नूं होर क्यों नहीं जगह नजर आउंदी? इन्हां नूं दसो भी किहड़ा गुरु घर दे विच किहड़ा खजाना है इन्हां दे कोल? 24 घंटे के भीतर बेअदबी के 2 मामले और दोनों में ही आरोपियों की पिटाई से मौत ने पंजाब का माहौल गर्म कर दिया है। स्वर्ण मंदिर में हुई घटना से पंजाब की सियासत भी गर्म है और विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जो दरबार साहब के अंदर होया वो तो बर्दाश्त तो भी उत्ते है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी माड़ी हरकत की गई है। सेंटर सरकार नूं ते पंजाब सरकार नूं इहदा पता लगाना चाहिए कि किहड़ियां ताकतां लग गईयां पंजाब दा माहौल खराब करना। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई घटना के बाद चन्नी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। विपक्ष इस घटना को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहा है। ऐसा शक है मन में कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जांच होनी चाहिए। जांच के अंदर जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो भी जिन्होंने भेजा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। उधर बेअदबी की घटना के बाद स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई माहौल बिगाड़ न सके। वैसे तो सब भी पीसफुल है, तो फिर भी अपनी सुरक्षा के, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, काफी संगत बाहर से आई होती है, सुरक्षा के मद्देनजर हमने आज सुरक्षा प्रबंध किया। विरोधियों के हमले के बीच सरकार भी इस मामले में बेहद संजीदगी से काम ले रही है ताकि इस घटना की आड़ में कोई पंजाब का माहौल खराब न कर सके। साथ ही विपक्ष इससे कोई सियासी फायदा न उठा ले। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। हो सकता है कि चुनावा करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करदा कि वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखण, गुरुद्वारियां का ध्यान रखण, मंदिरां का ध्यान रखण, धार्मिक थावां का ध्यान रखण। चुनाव से पहले बेअदबी की 2 घटनाएं कई सवालों को जरूर खड़ा कर रही हैं। अमृतसर से मंजीत सहगल और अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन की रफ्तार हमारे देश में बेकाबू होती जा रही है। हर 3 में केस डबल हो रहे हैं। अभी तक 12 राज्यों तक कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन हमारे देश में फैल चुका है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। बाजारों में भीड़, मॉल दुकानों में भीड़, चौक चौराहों पर भीड़। ऐसा लग रहा है मानो कोई डर नहीं, कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। पूरी दुनिया ओमिक्रॉन से दहशत में है, लेकिन भारत में इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर कोई खास चिंता नहीं दिख रही। फिलहाल भारत में आंकड़े बेकाबू नहीं, इसलिए बेवजह दहशत की जरूरत नहीं। लेकिन सावधानी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि करीब 2 हफ्ते से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब भारत में ओमिक्रॉन का नया केस न आया हो, और अब तो ओमिक्रॉन ने देश में रफ्तार पकड़ ली है। 5 दिनों का आंकड़ा देखिए। 14 दिसंबर 12 केस, 15 दिसंबर 12 केस, 16 दिसंबर 14 केस, 17 दिसंबर 26 केस, 18 दिसंबर 30 केस। यानी 5 दिनों में ओमिक्रॉन के केस 2.5 गुना बढ़ गए। और याद रखिए,
ये एक ऐसा वेरिएंट है जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। बढ़ना शुरू हो जाए तो बढ़ता ही चला जाता है। ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ સતર્કતાથી વર્તી રહી છે। રોજ સવારે એક્સપર્ટ લોકો સાથે અમારી મીટિંગ થાય છે। વૈશ્વિક સ્થિતિ, દેશની સ્થિતિ, ટેસ્ટિંગ, વિદેશથી આવતા નાગરિકો, એમનું સર્વેલન્સ વગેરે ડે ટુ ડે એની સમીક્ષા થાય છે। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी 150 केस भी नहीं आए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सोचकर ओमिक्रॉन को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन भारत में कोरोना की तीसरी लहर लाने की क्षमता रखता है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन पूरे देश में पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में 48 केस, दिल्ली में 22 केस, तेलंगाना में 21, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 9, गुजरात में 7, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और तमिलनाडु में 1 केस है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इस वक्त देश में लगभग 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जिसमें से 22 कोविड-19 ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली में ही पाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली इस वक्त महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है, जहां पे सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं। तो क्या भारत में ओमिक्रॉन की लहर आना तय है? ये सवाल आपको थोड़ा हैरान कर सकता है, लेकिन इस सवाल से हम मुंह नहीं चुरा सकते, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जहां ओमिक्रॉन से हालात बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। आज जो अन्य देशों में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। इसकी आशंका तो अब सरकारी एजेंसियां भी जता रही हैं। रेल मार्ग से, रोड मार्ग से या एयरवे से आ रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है या फिर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का भी होना आपके पास बहुत जरूरी है, और वो 72 घंटों तक वैलिड होनी चाहिए। चाहे वो ओपन स्पेसेस है, चाहे वो क्लोज स्पेसेस है। 50% ज्यादा कैपेसिटी से लोग वहां पर नहीं हो सकते, और कहीं भी अगर 1000 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग होती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट को उसकी खबर देनी पड़ेगी, नहीं तो कार्रवाई करी जाएगी। भारत में भी ओमिक्रॉन संक्रमण का वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो पूरी दुनिया में है। चाहे वैक्सीन लगी हो या न लगी हो, दोनों ही तरह के लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए हैं। अमेरिका से मुंबई आया 29 साल का एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला है। उसे फाइजर की कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगी है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 में से 18 मरीज कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे, जबकि 2 मरीजों ने 1-1 डोज लगवाया था। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं उनमें ज्यादातर ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी, लेकिन लोगों में अभी भी ओमिक्रॉन का कोई खास खौफ नहीं दिखता। मास्क को लेकर अब लोग कैजुअल हो चुके हैं और 2 गज की दूरी तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी है। प्रोविजन यही है कि एक तो भाई जो भीड़ भाड़ से बचो, दूसरा मैंने तो ऑलरेडी मेरी पूरी फैमिली में दोनों वैक्सीन लगा रखी हैं, और कोशिश यही करता हूँ कि मैं मास्क लगा के रखता हूँ हर टाइम। वो यही प्रिकॉशन है बस। लोगों की ये नादानी बेहद भारी पड़ सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वो ये कि अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो भी ओमिक्रॉन से बचने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। विदेशों में ओमिक्रॉन की रफ्तार ने कई देशों को दहला दिया। ब्रिटेन में लगातार केस बढ़ रहे हैं। अफ्रीका से अमेरिका तक डर फैला हुआ है। नई रिसर्च में यह भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर एक नया सुपर वेरिएंट बन सकते हैं। ब्रिटेन में तेजी से बूस्टर डोज लगाए जाने के बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में शुक्रवार को 93,045 नए मामले सामने आए, जिनमें से ओमिक्रॉन के 3,201 केस हैं। ये ओमिक्रॉन की पहचान होने के बाद ब्रिटेन में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस हैं।
इससे पहले गुरुवार को भी 88,000 केस सामने आए थे और इस तरह ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 14,909 हो गए हैं। लगातार तीसरे दिन ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड बना है। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण के कुल केस 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन कोरोना की नई सुनामी के मुहाने पर खड़ा है। This is a really serious threat at the moment. How big a threat? There are several things we don't know, but all the things that we do know are bad. And the principal one being the speed at which this is moving. It is moving at an absolutely phenomenal pace, and therefore between the time that it first starts to really take off in a way people will be able to see, and the point when we get to very, very, very large numbers. We said we would, in the event of the numbers starting to rise, and in the event of a new variant appearing, and that's the right thing to do. And everybody, you'll have heard me repeat earlier on what we need people to do: to use ventilation, to wear masks inside, continue to wash your hands, exercise caution, to do daily contact testing and so forth. If you come into contact with somebody who has Omicron, to isolate certainly if you have Omicron. भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई, लेकिन ब्रिटेन अब इसका सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। ब्रिटेन में बढ़ते ओमिक्रॉन केस ने भारत के लिए भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार के आधार पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आने की आशंका तक जता दी है। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तीसरी लहर का जिम्मेदार बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी दे दी है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलने से एक नया सुपर वेरिएंट में बदलने का खतरा बढ़ गया है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक साथ संक्रमित होने पर ऐसा हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे केस मिले हैं जिसमें दोनों वेरिएंट से संक्रमण की संभावना मिली है, यानी भविष्य में ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक वेरिएंट दुनिया पर अटैक कर सकता है। एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने, जो मॉडर्ना कंपनी से जो टीका बनाती है वर्ल्ड का, उससे संबंधित हैं और उनका नाम है डॉक्टर पॉल बर्टन। उन्होंने ग्रिम पिक्चर पेस्ट की है। ग्रिम पिक्चर पेश करने का मतलब ये, उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि अगर भविष्य में केसेस बढ़ते हैं और डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, इनकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज होके कोई नया वायरस बन जाता है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए उन्होंने इसका नाम सुपर वायरस दिया है। और सुपर वायरस का मतलब यह है कि ये ऐसा वायरस का स्ट्रेन होगा जो अभी तक हमने न पहचाना है, न उसको नंबर दिया है और न इसके केसेस अभी देखने में आए। ये स्पेकुलेशन है, ऐसा अभी हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को एक बार फिर मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तो मौजूदा वैक्सीन की दोनों डोज बेहद कम कारगर साबित हो रही हैं। दूसरा, बूस्टर डोज भी ओमिक्रॉन को रोकने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही है। तीसरा, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों में भी कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भले ही अन्य देशों के मुकाबले कम हों, लेकिन अगर हालात बेकाबू हुए तो दूसरी लहर से भी बड़ी त्रासदी आ सकती है। ब्रिटेन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन जिस तेजी के साथ दुनिया भर में फैल रहा है, उससे दो बातें पता चलती हैं। पहली ये कि इसके फैलने की रफ्तार पिछले सभी वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है, लेकिन राहत की बात यह है कि वेरिएंट में गंभीर बीमार करने की शक्ति कम है।
वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जाने के 3 हफ्ते के अंदर ही ओमिक्रॉन ने कम से कम 94 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। There are some early studies from the UK that have looked at household secondary transmission, looking at higher secondary transmission as compared to Delta, but again, it's still early. ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में पता लगाने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है, लेकिन ये अब पक्का हो चुका है कि ओमिक्रॉन संक्रमण फैलने में तो तेज है, लेकिन गंभीर बीमारी बनाने में डेल्टा से बहुत स्लो है। The Omicron variant is a change in its genetic sequence that has changed the shape and changed the ability of that spike protein to attach to human cells and enter the human cell, and that's probably what's giving it its transmission advantage. ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब तक का सबसे पावरफुल वेरिएंट कहने की एक बड़ी वजह यह है कि यह बेहद तेज रफ्तार से फैलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक शोध से पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि स्टडी में कहा गया है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएंट फेफड़ों पर डेल्टा के मुकाबले कम असर डालता है। स्टडी से साफ है कि भले ही ओमिक्रॉन के इतने गंभीर लक्षण नहीं होते कि अस्पताल जाने की नौबत आए, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेरिएंट नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को भी मात दे रहा है। Omicron can get into the inside of a lung cell, will be much more faster and will evade even the vaccine. ओमिक्रॉन वेरिएंट में वो सभी चीजें हैं जो कोरोना की नई लहर को जन्म देने की ताकत रखती हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है, जो आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज साबित होगा। ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो कि फिक्र दिलाता है। हम देख रहे हैं बाहर के देशों में इसका प्रभाव, और हमें इस वेरिएंट को फेस करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो ये कर सकता है वो इमर्ज हो रहा है, समझ भी आ रही है, लेकिन जो भी हो, हमें किसी भी चुनौती, पेंडेमिक की जर्नी में जो भी मोड़ आएगा, उस चुनौती को समझने के लिए, फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत की नीति फिलहाल वेट एंड वॉच वाली है। दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में भले ही बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन की काट माना जा रहा हो, लेकिन भारत अभी भी बूस्टर डोज के बारे में सिर्फ सोच ही रहा है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यह खबर सर्दी के कहर की है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड कपा रही है। दिल्ली में तापमान 3.6 डिग्री तक गिर गया। राजस्थान में जहां 50 डिग्री तक तापमान जाता है, वहां ओस भी जम गई। पहाड़ों पर नदी नाले झरने जम गए। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ की सफेद चादर जम गई है। कश्मीर की वादी भी ठंड से दुबक गई है। डल लेक का पानी जम गया। यहां तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तो बुरे हाल हैं। पहलगाम में पारा -8.7 है, तो बारामूला में -7.5 डिग्री। कश्मीर गेट काजीकुंड में -6.5 डिग्री तापमान है, तो कुपवाड़ा में -6.1 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा माइनस में चला गया तो मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई। दिल्ली ठंड से कांप रही है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री तक पहुंच गया। अभी 3-4 दिनों तक दिल्ली में शीतलहरी चलती रहेगी। ठंड बहुत है। मैं जा रहा था काम करने, आग जली, मैंने हाथ सेक लेता हूँ, हाथ काम नहीं कर रहा था। आज काफी ठंडा है, बहुत ठंडी पड़ रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान में सब कुछ जम गए। ओस की बूंदें बर्फ में बदल गईं। पेड़ पौधों पर बर्फ हीरे की तरह चमक रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी में तो -5 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया। गर्मियों में यहाँ पारा 50 डिग्री के पार चला जाता था, वहाँ तापमान 0 से नीचे है। शेखावटी अंचल में हार्ड कंपा देने वाली सर्दी का दौर जारी है। पिछले 3 दिन से लगातार तापमान माइनस में आ रहा है और नीचे और नीचे गिरता जा रहा है। ये सुनते हैं कि कश्मीर के अंदर चिल्ली कला
का दौर शुरू हुआ। चिल्ली कल्ला मतलब कश्मीर के अंदर 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक सर्दी का भयंकर रूप होता है, उसको चिल्ली कल्ला कहते हैं। जैसे यहाँ राजस्थान में गर्मी को नोथपा कहते हैं, वही मुझे लगता है चिल्ली कल्ला का दौर फतेहपुर में भी शुरू हो गया है। जो हवाई भी है वो नॉर्थ ईस्ट हवाएं चल रही है। अपन जानते हैं कि जो उत्तर से जो हवाएं आने वाली है वो सब शीतलहर की हवाएं आती है और ठंड ज्यादा पड़ती है। सो सब्जियों पर इन पे क्या प्रभाव पड़ा है? सब्जियों पे इन पे ये होगा कि पाला का असर होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि 0.1% गंधक का स्प्रे करें, सिंचाई बराबर देके रखें। चूरू में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन है। यहाँ तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में कंपकपी शुरू हो गई। तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। ठंड से बचने के लिए लोग मध्यम सूरज में गर्मी तलाश रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागत घटाने का फॉर्मूला दिया। इसके लिए उन्होंने किसानों को पारंपरिक कृषि के माध्यमों को अपनाने पर जोर दिया, जिसमें फर्टिलाइजर, कीटनाशक का बेहद कम इस्तेमाल होता है। इससे फसल की क्वालिटी, पैदावार दोनों बढ़ती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने उन्हें प्राकृतिक खेती का मंत्र दिया है। कृषि और फूड प्रोसेसिंग पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने का सुझाव दिया। पीएम ने कहा कि बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती में खाद, कीटनाशक पर भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसमें सिंचाई की कम जरूरत है और ये बाढ़, सूखे से निपटने में भी सक्षम है। पीएम मोदी ने कहा है कि चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर ज्यादा पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, गेहूं, धान, दाल की खेती से भी जो कचरा खेत से निकलता है या जो पराली निकलती है, इसमें उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने का फॉर्मूला है। पीएम मोदी के मुताबिक नेचुरल फार्मिंग से देश के 80% से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। ये वो किसान हैं जिनका काफी खर्च केमिकल और फर्टिलाइजर्स पर होता है। अगर ये किसान प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति और फसल दोनों बेहतर होगी। इसके साथ ही खेती के अलावा पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल जैसे इनकम के कई वैकल्पिक साधनों से किसानों को लगातार जोड़कर सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गांवों में स्टोरेज, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी गवर्नमेंट काफी स्कीम्स लेके आ रही है बी कीपिंग के ऊपर, पर वो स्कीम फार्मर तक पहुंच नहीं पा रही है। उससे बी कीपिंग उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पा रही है जिस लेवल के ऊपर डेवलप होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फार्मर या जो पुराने फार्मर हैं जिन्होंने बी कीपिंग को कई साल दिए हैं और बी कीपिंग के अंदर काफी काम किया हुआ है, उन फार्मरों को अपने पैनल में बिठाए और तब बैठ के डेवलपमेंट स्कीम्स लेके आए। जिस तरह से इंडिया ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड को दिया, उसी तरह से एक ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन के तौर पे भी हिंदुस्तान निखर कर आ सकता है, भारत निखर कर आ सकता है। और वहीं साथ ही साथ जितने भी ब्रांड्स हैं उनको एक प्रॉफिटेबिलिटी और कुशन मार्जिन मिलता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स ना इस्तेमाल होने की वजह से किसानों की जो आय थी वो बढ़ती है और वहीं उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी जो वो दे सकते हैं आगे फर्दर मार्केट को, वो हमारे को अचीव होती है। इसके साथ ही सरकार किसानों को तकनीक अपनाने के लिए भी जोर दे रही है। दावा किया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। आज तक ब्यूरो।